नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12 की भौतिक विज्ञान के एक टॉपिक कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। इसमें हम मानेंगे माना निर्वात में दो आवेश Q1 और Q2 मूल बिंदु से क्रमशः R1 वेक्टर व R2 वेक्टर दूरी पर स्थित है। हम देखेंगे ये मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 वेक्टर का स्थिति सदिश R1 वेक्टर है। इसी प्रकार Q2 जो आवेश है उसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R2 वेक्टर है और Q1 वेक्टर के सापेक्ष Q2 वेक्टर का जो विस्थापन सदिश है वो R21 वेक्टर है। हम देखेंगे इन दोनों आवेशों के मध्य कितना बल लगता है वो कूलाम नियम से हम देखेंगे। इससे पूर्व हम ये तीन स्थिति सदिश हो गए, यहां पर त्रिभुजों का नियम लगाएंगे, सदिशों के योग के त्रिभुज का नियम लगाएंगे। तीन सदिश कौन कौन से हो गए? एक तो R1 वेक्टर हो गया जिसकी डायरेक्शन यहां से यहां है, और एक R21 वेक्टर हो गया जिसकी डायरेक्शन यहां से यहां है। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, आवेश Q1 से Q2 की ओर, आवेश Q1 से Q2 की ओर, तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई। तो और इस त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरा जो वेक्टर हो गया वो R2 वेक्टर हो गया। तो सदिश के योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है कि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को दो सदिशों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके परिणामी को व्यक्त करती है। तो हम देखेंगे इस त्रिभुज के अंदर ये वाला सदिश और ये वाला सदिश दो क्रमागत भुजाओं को व्यक्त कर रहा है, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में इनके परिणामी को व्यक्त करेगी, जो कि क्या है, R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर। तो यहां से R21 वेक्टर का मान क्या निकल जाएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब देखेंगे कूलाम नियम से Q1 आवेश द्वारा Q2 पर लगाया गया बल। देखेंगे इस बल को मैं F21 नाम दूंगा और इसको ऐसे पढ़ेंगे, Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर लगने वाला बल, और इसका मान कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? देखो Q1 और Q2 जो आवेश है इनके बीच में जो विस्थापन सदिश है R21, अगर इसका मोड लिया जाता है तो वो दूरी आ जाती है, और हमें दूरी का स्क्वायर चाहिए तो इस मोड का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा R21 वेक्टर का मोड का स्क्वायर। एक चीज और जानते हैं, बल है वो सदिश राशि है, तो इसकी दिशा भी होगी, और इस बल की दिशा किधर होगी? देखना, Q1 से Q2 की ओर ये डायरेक्शन होगी। तो इस डायरेक्शन को बताने के लिए हम एक संकेत काम में लेंगे। वो क्या लेंगे? देखो, ये जो विस्थापन सदिश है R21 वेक्टर, इसकी डायरेक्शन भी यही है, तो इसकी डायरेक्शन को बताने के लिए इस वेक्टर का यूनिट कैप ले लेंगे, एकांक सदिश काम में ले लेंगे। तो इसकी दिशा 1 से 2 की ओर हो जाएगी, 1 से 2 की ओर हो जाएगी, और वो दिशा कौन बताएगा? R21 यूनिट कैप एकांक सदिश बताएगा। एकांक सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाप 1 होता है और ये केवल दिशा को रिप्रेजेंट करता है, और इसके अंदर दिशा किधर होगी? आवेश Q1 से Q2 की ओर, आवेश Q1 से Q2 की ओर। तो इस बल की डायरेक्शन Q1 से Q2 की ओर होगी, और इसका मान क्या होगा? ये। लेकिन हम एकांक सदिश की परिभाषा से जानते हैं, एकांक सदिश की परिभाषा क्या कहती है? किसी भी सदिश के अंदर उसके मापांक का या परिमाण का भाग देते हैं तो एकांक सदिश प्राप्त होता है या यूनिट वेक्टर प्राप्त होता है। तो ये यूनिट वेक्टर का जो मान है मैं यहां रखूंगा तो हमें समीकरण 1 प्राप्त होगी। देखो इसका मान यहां रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? देखेंगे यहां R21 वेक्टर के मोड का स्क्वायर है, और ये वाली चीज यहां रखेंगे तो एक पावर और बढ़ जाएगी, तो पावर कितनी हो जाएगी? R21 वेक्टर के मोड की पावर 3।
तो ये समीकरण क्या रूप ले लेगी, F21 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर के मोड का क्यूब R21 वेक्टर। देखेंगे ये वाली समीकरण और ये वाली समीकरण सेम ही है, अंतर क्या है, यहां R21 यूनिट केप का मान रख देंगे तो समीकरण एक आपको प्राप्त हो जाएगी। अब हम बात करेंगे, ये तो बात हुई आवेश Q1 Q2 पे कितना बल लगा रहा है। अब हम बात करेंगे कि Q2 आवेश Q1 पे कितना बल लगा रहा है। देखेंगे इस बल की जो डायरेक्शन होगी इसको हम अलग चित्र में से समझ लेंगे। देखेंगे जब आवेश Q2 आवेश Q1 पर बल लगाता हो, देखेंगे यहां इस चित्र से समझेंगे इसको, Q2 आवेश है Q1 पे बल लगाता है, उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, और माना Q2 के सापेक्ष Q1 का जो स्थिति सदिश है या विस्थापन सदिश है वो क्या है, R12 वेक्टर, जिसकी दिशा 2 से 1 की ओर है, 2 से 1 की ओर है, मतलब आवेश Q2 से Q1 की ओर है। तो देखेंगे यहां भी हम सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे, और वो त्रिभुज नियम क्या बोलता है, जैसे हमने पूर्व में देखा कि त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को यदि दो सदिशों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके परिणामी को व्यक्त करती है। तो ये चीज देखेंगे, यहां त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये वाला, ये वाला, और R12 की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली है। तो देखेंगे एक भुजा तो ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, और इस त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरी भुजा ये हो गई विपरीत क्रम में। तो इन दोनों का योग, इसका योग किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर। इनका मैं नामकरण कर देता हूं। देखो इसको हमने नाम दे रखा था R1 वेक्टर, इसको नाम दे रखा था R2 वेक्टर। देखेंगे तो R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर का योग R1 वेक्टर के बराबर होगा। देखेंगे यहां से R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर बराबर होगा R1 वेक्टर के। यहां से हम R12 वेक्टर का मान निकालेंगे जो क्या होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और इसको माइनस कॉमन लेके मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, देखना, बराबर माइनस R21 वेक्टर। ये चीज मैं आगे काम में लूंगा। देखेंगे कूलाम के नियम से इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होगा वो देखेंगे, F12 वेक्टर। इसका मतलब होता है Q2 आवेश के कारण Q1 पे लगने वाला बल, और इसका मान क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब देखेंगे दोनों आवेशों के बीच में विस्थापन सदिश क्या है, R12 वेक्टर है, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए जो विस्थापन सदिश है उसका क्या ले लेंगे, मोड ले लेंगे, और हमें दूरी का स्क्वायर चाहिए तो उस मोड का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो देखेंगे इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R12 वेक्टर के मोड का स्क्वायर, और इसकी दिशा किधर होगी, ये जो R12 वेक्टर है इसकी दिशा में होगी, तो इसका अपन क्या ले लेंगे, एकांक सदिश लेंगे। तो यहां इसका एकांक सदिश क्या हो गया, R12 वेक्टर। तो ये जो बल लग रहा है वो Q2 आवेश से Q1 की ओर लग रहा है। अब देखते हैं एकांक सदिश की परिभाषा से हम जानते हैं एकांक सदिश होता क्या है, किसी भी सदिश में उसके परिमाण का भाग दे या उसके मापांक का भाग दे देते हैं तो एकांक सदिश प्राप्त होता है, जो कि परिभाषा ये है।
तो R12 यूनिट केप के अंदर का मान R12 वेक्टर के अंदर उसके मापांक का भाग दे देंगे तो यूनिट केप का मान आएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां जो R12 यूनिट केप है इसका मान यहां से रखूंगा और यहां से रखूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी और इस इक्वेशन को अपन नाम दे देंगे 2 नंबर। देखेंगे ये कैसे आ रहा है, F12 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वैसे वैसे, Q1 Q2 वैसे के वैसे। अब क्या करेंगे, R12 यूनिट केप की जगह क्या रखेंगे, ये मान रखेंगे। तो यहां पावर 2 तो पहले से ये एक ये वाली मिल जाएगी तो कितनी हो जाएगी, R12 यूनिट के R12 वेक्टर के मोड की पावर 3 हो जाएगी। तो इसको मैं नाम दे दूंगा समीकरण 2। अब देखेंगे ये जो चित्र है, 2 चित्र देखे, एक में हमने सर्वप्रथम हमने देखा Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल, उसकी डायरेक्शन ये ली थी, और अभी अपन Q2 आवेश के कारण Q1 पे लगने वाले बल की डायरेक्शन ये ली। तो इस चित्र से हमें क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो R12 वेक्टर है वो उसका मोड, मतलब दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, Q1 से Q2 आवेश के बीच की दूरी या Q2 से Q1 आवेश के बीच की दूरी, दोनों क्या है, बराबर है। तो इसलिए यहां ये लिख रखा है R12 वेक्टर का मोड R21 वेक्टर का मोड। क्यों, क्योंकि एक Q1 आवेश से Q2 आवेश के बीच की दूरी Q2 आवेश से Q1 आवेश के बीच की दूरी के बराबर है। एक चीज और देखेंगे, इनके यूनिट केप है वो एक दूसरे के बराबर लेकिन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्यों होते हैं, देखो R12 यूनिट केप है उसकी डायरेक्शन है 2 से 1 की ओर, उसकी दिशा है 2 से 1 की ओर, और R21 है उसकी जो डायरेक्शन है वो 1 से 2 की ओर। तो दोनों एकांक सदिश है, उनका परिमाप एक है लेकिन दिशा एक की तो इधर है एक ही इधर है, तो दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो गई। इसलिए इनको बराबर करने के साथ में ही माइनस का चिन्ह लगा है। ये माइनस का चिन्ह यही बताता है कि दोनों जो सदिश है उनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। और देखेंगे जो R12 वेक्टर है वो बराबर है किसके, R21 वेक्टर के, लेकिन इन दोनों की दिशा विपरीत होने का नहीं, यहां भी अपन क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब ये वाला मान और ये वाला मान मैं यहां समीकरण 2 में रखूंगा। देखेंगे 2 में रखेंगे तो क्या रूप लेगा, R12 वेक्टर की जगह तो मैं लिखूंगा माइनस R21 वेक्टर, और R21 का मोड है उसकी जगह लिखूंगा R12 वेक्टर का मोड। ये यहां रखेंगे तो ये समीकरण आपका ये रूप ले लेगा। और ये कहां से लिख रहे हैं, ये चीज अपन समीकरण 1 से लिख रहे हैं। तो ये जो मान है ये वाला जो मान है वो हमने समीकरण 1 में देखा था, वो किसके बराबर है, F21 वेक्टर के बराबर है। तो हम यहां देखेंगे कि Q1 आवेश पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल Q2 आवेश पर Q1 आवेश के द्वारा लगने वाला बल बराबर है, लेकिन इन दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। ये न्यूटन का जो गति का तीसरा नियम है उसके अनुरूप है। न्यूटन का जो गति का तीसरा नियम है ये बोलता है कि क्रिया के समान प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में होती है। तो जितना बल Q1 Q2 पे लगाता है उतना ही बल Q2 Q1 पे लगाता है, लेकिन इनकी दिशा विपरीत होती है।